हेलो दोस्तों। तो हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 2 का सेशन नंबर 3, जिसमें हम लोगों ने कई सारी चीज़ें देखी थी अपनी पिछली वाली वीडियो में। जैसे कि स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्यों ज़रूरी है आखिर में स्टोरेज। उसके बाद हमने उस वीडियो के एंड में टेक्निक्स की बात स्टार्ट कर दी थी, टेक्निक्स ऑफ स्टोरिंग गुड्स, किस किस तरीके से हम लोग अपने गुड्स को स्टोर कर सकते हैं। तो जिसमें हम लोगों ने सेल्विंग एंड रैकिंग टेक्निक्स की बात कर ली थी, इसे हमने अच्छे से समझ लिया था। तो ये वाला जो वीडियो है ना, ये वीडियो उस वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। इस वाले वीडियो में जो भी टेक्निक्स बच गई थी, वो सारी टेक्निक्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कवर करेंगे, जितनी भी ये सारी टेक्निक्स हैं। उसके बाद इस वीडियो के एंड में हम लोग जो भी क्वेश्चंस और आंसर हैं इस सेशन के, वो भी करके चलेंगे। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पैलेट्स, तो ये भी एक प्रकार की टेक्निक है जो कि रिटेल स्टोर में यूज़ किया जाता है गुड्स को स्टोर करने के लिए। और बहुत सारी कंपनियां इस टेक्निक को यूज़ करती है बेसिकली गुड्स को स्टोर करने के लिए। तो पहले समझते हैं आखिर पैलेट होते क्या हैं और पैलेट्स दिखते कैसे हैं। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ये होते हैं पैलेट्स, कुछ इस तरीके से दिखते हैं। और कुछ इस तरीके से इनके ऊपर जो भी प्रोडक्ट हैं और जो भी बॉक्सेस हैं रखा जाता है, जो भी बॉक्सेस हैं इन पैलेट्स के ऊपर। बेसिकली इनका यूज़ करने का पर्पज़ ये होता है, जब भी हम जो भी बॉक्सेस हैं या जो भी प्रोडक्ट्स हैं एक जगह से दूसरी जगह ले ले जाएं जब ले जाते हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट और बॉक्सेस को एक जगह से दूसरी जगह इन पैलेट के थ्रू हम लेके जा सकते हैं। तो कैसे लेके जा सकते हैं? तो बेसिकली जब हम गुड्स या प्रोडक्ट को एक जगह से, जैसे कि यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो इसके लिए जब हम लेके जाते हैं तो कुछ मशीन्स का यूज़ किया जाता है। उन मशीन्स की मदद से ही हम गुड्स या जो भी प्रोडक्ट हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं विथ पैलेट, इस पैलेट के साथ। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ जिसमें वो मशीन यूज़ करती हुई दिखाई गई है। रुक जाइए, हाँ ये रहा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, इस पैलेट जो भी पैलेट्स के ऊपर गुड्स हैं, ये सारे पैलेट्स के ऊपर गुड्स रखे हुए हैं और इस मशीन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा है। इस मशीन को बेसिकली किस नाम से जाना जाता है? इस मशीन को बेसिकली फॉर्कलिफ्ट कहा जाता है, फॉर्कलिफ्ट। तो बेसिकली फॉर्कलिफ्ट एक टाइप की मशीन है। तो इस फॉर्कलिफ्ट के थ्रू जो भी गुड्स हैं, जो भी प्रोडक्ट हैं या जो भी बॉक्स हैं, कंपनियाँ जो कंपनी के अंदर या वेयर हाउस के अंदर, इनकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है। तो बेसिकली यही मेन यूज़ होता है पैलेट्स का। ठीक है, स्टोर करने के लिए यही इस तरीके से यूज़ करते हैं कंपनी वाले। कुछ और बेनिफिट हैं इस पैलेट को यूज़ करने के लिए। जैसे कि एक बेनिफिट है, जब मान लो क्या होता है, कभी कभार फ्लोर गीले होते हैं जो भी वेयर हाउस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं गीले होने के। कुछ रीज़न तो लाइक मान लो कि बारिश हुई है कल, तो बारिश की वजह से क्या होता है, फ्लोर फ्लोर जो होता है वो गीला हो जाता है। तो क्या उस सिचुएशन में क्या होता है, इन पैलेट्स का बेसिकली अच्छे से यूज़ किया जाता है। इनकी मदद से जो भी गुड्स हैं वो बच जाते हैं। क्या हुआ, क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, इन बॉक्सेस के अंदर जो भी बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस के अंदर बहुत महंगे वाले प्रोडक्ट रखे होते हैं, बहुत कीमती। तो वो गीले होने से बच जाते हैं इन फ्लोर की वजह, इन जो भी पैलेट्स हैं, पैलेट गीले हो जाते हैं वो पानी की वजह से, बट ये जो बॉक्सेस हैं वो गीले नहीं होते। तो ये भी एक यूज़ है इन पैलेट्स के। और भी बहुत तरीके से यूज़ किए जाते हैं अलग अलग रिटेल स्टोर में। तो यही कुछ मेन यूजेस थे पैलेट्स के। ठीक है, अब बात करते हैं, जब हम पैलेट्स यूज़ करते हैं अपने रिटेल स्टोर में तो हमें क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। वो सारी चीज़ें हमारी बुक ने मेंशन करके दिया है हमें। ठीक है, चलिए उन्हें पढ़ते हैं पहले। तो यूज़ ऑफ पैलेट्स विच कैन नॉट बियर द लोड ऑफ गुड्स। तो ऐसे पैलेट्स को यूज़ नहीं करना जो लोड को झेल ना पाए। ठीक है, लोड को बियर ना कर पाए। ठीक है, ऐसे पैलेट यूज़ नहीं करने जो लोड को संभाल ना पाए। ठीक है, यूज़ ऑफ डैमेज्ड और बैडली कंस्ट्रक्टेड पैलेट्स। तो ऐसे पैलेट्स को भी यूज़ नहीं करना जो कि बैडली कंस्ट्रक्टेड है, बेकार तरीके से बनाए गए हैं और थोड़े डैमेज्ड है, ख़राब है। ठीक है, यूज़ ऑफ इनएप्रोप्रिएट पैलेट्स फॉर द मटेरियल। ऐसे पैलेट्स को भी यूज़ नहीं करना जो कि इनएप्रोप्रिएट तरीके से
बनाए गए हैं, ठीक है, अच्छे से बनाए नहीं गए हैं, ऐसे पैलेट्स के वो यूज़ नहीं करना। उसके बाद है पुअर हैंडलिंग ऑफ मटेरियल ऑन पैलेट्स। तो हमें गुड्स को अच्छे तरीके से पैलेट्स के ऊपर रखना है, ना कि बेकार तरीके से गुड्स को ऐसे ही रख दिया, आधा ज़मीन पे बॉक्स गिर रहा है, आधा पैलेट के ऊपर रखा हुआ। तो ऐसे हैंडलिंग नहीं करनी हमें प्रोडक्ट की, हमें बॉक्सेस को प्रॉपर ढंग से उस पैलेट के ऊपर अरेंज करके रखना है, ठीक है। जब फोर्कलिफ्ट लेके जाए वो एक जगह से दूसरी जगह, तो वो बॉक्सेस गिरे विरे ना, ठीक है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो कैसे प्रॉपर तरीके से इन्होंने गुड जो भी बॉक्सेस है उन्हें हैंडल किया है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है। तो ऐसे करके हैंडल जो भी गुड्स हैं उन्हें हैंडलिंग करनी है आप लोगों को, ठीक है। इस पूरे पूरे तरीके से हैंडलिंग नहीं करनी प्रोडक्ट की, ठीक है। इसके बाद पैलेट्स के अंदर ही कुछ और बातें बताई गई हैं। Employees should be aware of the basic protective equipment when using forklift, warning alarms, notices and signs and what they mean। तो बेसिकली जब भी कोई कंपनी पैलेट्स यूज़ करती है, तो पैलेट्स यूज़ करती है तो बेसिकली वो फॉर्कलिफ्ट भी यूज़ करेगी ताकि वो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके। तो कोई भी कंपनी यूज़ करती है तो उनके यहाँ जो भी एम्प्लॉय इन फॉर्कलिफ्ट को यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली पहले बात तो उन्हें इन्हें फॉर्कलिफ्ट को चलाना आना चाहिए, कैसे यूज़ करते हैं इन फॉर्कलिफ्ट को, कैसे आ, इनको चलाया जाता है, ये सारी बातें उन्हें आनी चाहिए। उसके बाद इनमें कुछ वार्निंग साइंस, इनमें वार्निंग सिग्नल्स भी होते हैं इन फॉरक्लिफ्ट में, अलार्म्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नोटिस होते हैं, साइंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि फॉरक्लिफ्ट के अंदर होते हैं। तो वो उन सब चीज़ों का मतलब भी उस एम्प्लॉय को पता होना चाहिए, तभी वो अच्छे से गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकेगा। तो यही सारी बातें होनी चाहिए एक उस वाले एम्प्लॉय में जो भी फॉरक्लिफ्ट यूज़ कर रहा है। ये सारी बातें थी फॉरक्लिफ्ट के बारे पैलेट्स के बारे में। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टेक्निक। नेक्स्ट टेक्निक है स्टोरेज ऑफ डेंजरस और हजार्डस गुड्स। तो इसे समझने से पहले चलिए इस वर्ड का मतलब पहले समझ लेते हैं, हजार्डस का। हम लोग डेंजरस के बारे में तो अच्छे से जानते हैं, डेंजरस क्या होता है, डेंजरस मतलब खतरनाक। तो हजार्डस का मतलब भी खतरनाक ही होता है। डेंजरस और हजार्डस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस वर्ड अलग अलग है, मतलब सेम है दोनों का। मतलब क्या है, डेंजरस, ठीक है। तो इस वाले टेक्निक में क्या होता है, जो भी गुड्स होते हैं डेंजरस गुड्स, यहाँ पे डेंजरस गुड्स किन्हें कहा गया है, केमिकल्स को बेसिकली यहाँ पे डेंजरस गुड्स कहा गया है। तो उन्हें कैसे स्टोर करना है उसकी उनकी कुछ टेक्निक्स बताई गई है। तो स्टोरेज ऑफ हजार्डस गुड्स नीड्स स्पेशल केयर एंड अटेंशन। तो जब भी हम हजार्डस गुड्स यानी कि खतरनाक गुड्स को हम स्टोर करते हैं अपने स्टोर पे, तो उन्हें स्टोर करने के लिए कुछ स्पेशल केयर एंड स्पेशल अटेंशन के साथ उन्हें स्टोर करके चलना होता है। जैसे कि आप इस दोनों ही पिक्चर में देख सकते हो कितने प्रोटेक्शन के साथ ये बंदा जो है गुड्स को मतलब मैनेज कर रहा है। इस वाले में भी देख सकते हो दोनों बंदे कितने प्रोटेक्शन के साथ गुड्स को हैंडल कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ही हमें कुछ स्पेशल केयर एंड अटेंशन के साथ हमें इन जो भी डेंजरस टाइप के गुड्स होते हैं उन्हें स्टोर करके चलना होता है, क्योंकि ये खतरनाक होते हैं और ये नुकसान पहुंचा सकते हैं बेसिकली। तो यही रीज़न है इनको स्पेशल तरीके से हैंडल करने का। सो जब इन टाइप के हम गुड्स को स्टोर करते हैं अपने स्टोर पे, तो बेसिकली कुछ बातों को हमें ध्यान रख के चलना होता है। तो यहाँ पे बता रखा है वो बातें, चलिए उन सबको एक एक करके रीड करते हैं और समझते हैं। और रिटेलर शुड फॉलो, तो क्या क्या रिटेलर को फॉलो करना होता है, क्या क्या फॉलो करने चाहिए एक रिटेलर को। फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन द सेफ्टी डेट सेट एज गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर वाइल स्टोरिंग डेंजरस और हजार्डस गुड्स। तो बेसिकली जो भी इंस्ट्रक्शन हमें जो मैन्युफैक्चरर ने दिया है, जो जिससे हमने सामान खरीदा है, उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे कैसे आपको ये गुड्स यूज़ करने हैं, उनको फॉलो करके चलना है। बेसिकली पहली बात ये बताई गई है, जब भी हम इन गुड्स को स्टोर करते हैं और इस्तेमाल करते हैं तो उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, ठीक है। ओनली कीप लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ हजार्डस गुड्स, हजार्डस सब्सटेंस। तो इसमें बताया क्या है, जो भी हम हजार्डस सब्सटेंस है, जो भी गुड्स हैं, उन्हें हमें लिमिटेड क्वांटिटी में ही परचेज करना है, रखना है हमारे पास, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी ही हमें रख के चलना है, ठीक है। कीप इन
कॉम्पिटेबल सब्सटेंस सेपरेटली। तो कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं, ख़तरनाक होते हैं, लाइक हमने खुले में ही छोड़ दिया तो वो अचानक से आग वाग पकड़ लेते हैं। अभी आप लोग केमिस्ट्री में कई केमिकल्स पढ़े होंगे जो खुले में अगर आप रख देते हो सेपरेटली तो वो मतलब कुछ रिएक्शन कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो साथ में अगर मिक्स करके रख दिया जाए तो वो मतलब अलग ही रिएक्शन कर देते हैं। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस को हमें सेपरेटली रखना होता है, कुछ साइड हटा के रखना होता है अदर सब्सटेंस से, अदर केमिकल्स से, ठीक है। प्रिवेंट द लीकेज ऑफ डेंजरस सब्सटेंस फ्रॉम द कंटेनर। सो क्या होता है, हमें प्रिवेंट मतलब क्या होता है, बचा के चलना, लीकेज ऑफ डेंजरस सब्सटेंस फ्रॉम द कंटेनर। अब जो भी सब्सटेंस होता है उन्हें हमें लीकेज और इन सब से बचा के चलना है, ठीक है। अगर कहीं भी लीकेज हो रहा है तो उन्हें हमें जो लीकेज हो रहा है उनको हमें सही करना होता है, ठीक है, ताकि हाँ जो भी है कंटेनर से सब्सटेंस बाहर ना निकले, ठीक है। इससे जो डेंजरस होता है, ये भी खतरनाक तरीका होता है अगर बाहर निकल जाएगा तो। Train them the staff using the spill kit and also keep the spill kit near the स्टोरेज एरिया। तो यहाँ पे देखो, जो भी इस पर क्या बताया गया, हमें अपने स्टाफ को ट्रेन करना होता है यूजिंग द स्पिल किट। स्पिल किट क्या होता है पहले ये देखते हैं। तो नीचे मैंने इमेज लगा रखी है, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के होते हैं स्पिल किट। स्पिल किट क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, ये जो भी केमिकल्स होते हैं ना हमारे स्टोर में, उनको साफ करने के लिए, उनको मतलब मरम्मत वमरम्मत मतलब जो भी नुकसान वुकसान होते हैं साफ़ सफाई करने के लिए एक तरीके से ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसमें सारे ये पीपी किट आ जाता है, ग्लव्स आ जाते हैं, ये सारे आ जाते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं यूज़ होती हैं केमिकल्स को हैंडल करने के लिए, वो सारी आ जाती है इसमें, ठीक है। चलिए अब चलते हैं पॉइंट्स पे। तो हमने यहाँ तक देख लेता। यहाँ पे हाँ, डू रेगुलर चेकिंग फॉर एनी लीक्स एंड स्पिल्स फ्रॉम द कंटेनर। तो हमें रोज़ चेक करना होगा ताकि कहीं कहीं किसी कंटेनर में लीकेज नहीं है। अगर चेक नहीं करेंगे तो मान लो 10 दिन बाद हम चेक करने गए तो लीकेज हो रहा है, कहीं वहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, केमिकल्स है तो रिस्क नहीं लेना। हमें रोज़ाना डेली लीक्स और इन सबको चेक करके चलना होता है, ठीक है। उसके बाद है ensure that staff wears personal protective equipment while handling hazardous substance। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया था, यहाँ पे पिक्चर लगा रखा है, ये देखिए। इस टाइप के हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव किट्स यूज़ करने हैं। जो भी हमारे स्टाफ्स हैं हमें ये इंश्योर करके चलना है कि जो भी हमारे स्टाफ हैं ये पर्सनल प्रोटेक्टिव किट यूज़ कर रहे हैं। अगर ये यूज़ नहीं करेंगे तो उनको नुकसान हो सकता है बेसिकली। तो खतरनाक केमिकल्स है ना, तो ये भी यूज़ करके चलना होता है, ये भी हमें इंश्योर करके चलना होता है। ये बातें थी, हमें एक रिटेलर को ये सारी बातें ही फॉलो करनी होती है जब हम हज़ारडस गुड्स को स्टोर करते हैं अपने स्टोर पे, ठीक है। टेक्निक 4, स्टोरिंग फूड सेफली इन अ रिटेल स्टोर। तो ये वाली टेक्निक फूड से रिलेटेड है, फूड को कैसे सेफली हम अपने रिटेल स्टोर में स्टोर करें उससे रिलेटेड है। Food and catering retail business ensure that foods is सेफली स्टोर इन द रिटेल स्टोर। तो जो भी फूड एंड केटरिंग रिटेल बिजनेसेस है उन्हें इंश्योर करके चलना होता है कि जो भी फूड है उनके स्टोर में सेफली स्टोर हो जाए। तो क्या क्या स्टेप्स हमें करने होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी होती है ताकि फूड को हम सेफली स्टोर कर सकें अपने रिटेल स्टोर में। तो वो सारी बातें यहाँ नीचे दे रखी है, चलिए उन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। The following steps must be initiated by the store operation assistant for the safe storage of food items. कंट्रोल टेम्परेचर इन ऑल स्टोरेज एरिया। तो टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है हमारे रिटेल स्टोर में हर एरिया में, ठीक है। स्टोर ड्राइड फूड एट डिफरेंट प्लेस। अब जो भी सूखे फूड है मतलब जो पैकेज फूड है, कोई अलग फूड होते हैं तो कोई अनपैकेज है, तो अलग अलग टाइप के अलग अलग फूड को अलग अलग प्लेस पे हमें स्टोर करके रखना होता है। हर टाइप के फूड को डिफरेंट प्लेस पे रखना होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही। कोई सूखा है, कोई पैकेज है, तो अलग अलग करके ऐसे करके रखने होते हैं। चेक एक्सपायरी डेट।
तो जो भी एक्सपायरी डेट होती है इस प्रोडक्ट की, जो भी फूड की, वो हमें चेक करने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें स्टोर करना होता है। मेक श्योर द स्टोरेज एरिया इज़ क्लीन, हमें मेक श्योर करना होता है जो भी स्टोरेज एरिया वो क्लीन हो। डू नॉट ओवरलोड द रेफ्रिजरेटर, अब जो भी फ्रीज़र या रेफ्रिजरेटर है उसमें भर भर के हमें नहीं रख देना, फूड्स आइटम जो भी हैं कम रखने हैं, उतना ओवरलोड नहीं करना, जितना आ सके उतना ही हमें उसमें रखना है। फॉलो द स्टोरेज इंस्ट्रक्शन फूड पैकेजिंग, अब जो भी इंस्ट्रक्शन हमें फूड पैकेजिंग के ऊपर दिए गए हैं वो सारे हमें फॉलो करके चलने होते हैं, ठीक है। तो ये होने वाली है लास्ट टेक्निक हमारे बुक की, स्टोरिंग गुड्स एंड मटेरियल सेफली। गुड्स एंड मटेरियल शुड बी स्टोर सेफली, अब जो भी जितने भी गुड्स एंड मटेरियल है उन्हें हमें सेफली तरीके से स्टोर करना है। हम लोगों ने इतनी बातें तो अच्छे से पढ़ ली है शुरू से अभी तक। तो और स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट शुड एंश्योर दैट, अब जो स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट होता है उन्हें कुछ बातों को फॉलो करके चलना होता है। चलिए उन बातों को एक करके देखते हैं। ऑल एग्जिट रूट्स आर मार्क्ड, तो जो भी रिटेल स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट होता है उन्हें क्या मार्क देखना होता है, ऑल एग्जिट रूट्स आर मार्क, जो भी एग्जिट रूट्स हैं वो मार्क होने चाहिए, उनमें मार्क लगी होनी चाहिए। एग्जिट रूट्स आर कीप्ड क्लियर टू रिड्यूस फायर रिस्क, देयर शुड बी अ फायर नियर एक्सटिंग्विशर द एग्जिट। तो इसमें क्या बताया गया है, जो भी एग्जिट रूट्स हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए, अगर वो भरे बड़े हैं तो फायर रिस्क के चांस होते हैं, ठीक है, जहाँ एग्जिट होता है। और एग्जिट के पास ही फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, जो आगों को बुझाने में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर। नो फ्लेमेबल आइटम आर स्टोर्ड नियर द सोर्स ऑफ इग्निशन लाइक हीटर, अब जो भी आग लगाने वाली चीज़ें हैं, फायर वायर जिनकी वजह से लग सकते हैं, उन सारी चीज़ों को स्टोर जहाँ हमने स्टोर कर रखा है गुड्स वहाँ पे नहीं लेके आना जाना है, ठीक है। डेंजरस सब्सटेंस सच एज अ केमिकल्स आर स्टोर अप्रोप्रिएटली, जो भी डेंजरस सब्सटेंस है उन्हें सही ढंग से स्टोर करके चलना होगा, जो भी केमिकल्स है उन्हें अच्छे तरीके से स्टोर करना है। ऑल अप स्पिल्स, स्पिल्स वही स्पिल्स किट जो मैंने बताया था, दिखाया था, क्लियर टू अवॉइड स्पिल्स, तो उनकी मदद से हमें जो भी स्पिल्स हैं, लीकेज है, उन्हें हमें क्लियर करना होता है, उन्हें अवॉइड करना होता है, ठीक है। द रिटेल स्टोर हैज़ द एडुकेट इक्विपमेंट टू क्लीन अप द स्पिल्स, अब जो भी स्पिल्स हैं, जो भी लीकेज विकेज हैं, जो भी केमिकल्स फैले वैले हैं, तो उन्हें क्लियर करने के लिए क्या होता है, एक एडिक्वेट इक्विपमेंट होना चाहिए हर रिटेल स्टोर के पास, ठीक है, रिटेल स्टोर में। उसके बाद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज प्रोवाइडेड टू देयर स्टाफ मेंबर्स फॉर स्टोरिंग मूविंग मटेरियल्स, अब जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चाहिए होता है, जो भी उन्हें अपने स्टाफ मेंबर्स को देना चाहिए, ताकि वो गुड्स को स्टोर कर सके और मटेरियल्स को मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह। ट्रेनिंग इज़ प्रोवाइडेड टू देयर स्टाफ फॉर यूजिंग पीपीई, अब जो भी स्टाफ है उन्हें कैसे यूज़ करना है पीपीई किट, कैसे स्पिल्स को यूज़ करना है, कैसे केमिकल्स को साफ सफाई करनी, ये सारी चीज़ें उन्हें कैसे पता चलेगी, उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा, तो उन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मिनिमम मटेरियल आर यूज ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग एंड और कीप्ड इन प्रोडक्शन एरियाज, अब जितना कम हो सके उतना कम हमें मटेरियल यूज़ करना है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, यानी जब हम जहाँ प्रोडक्शन होता है उस एरिया में कम से कम सामान हमें रख के चलना होता है, जो जो ज़रूरत की चीज़ है वही चीज़ें हमें वहाँ पे रख के चलनी होती है। प्रॉपर सिक्योरिटी इज़ अरेंज्ड फॉर हाई वैल्यू गुड्स, अब जो भी हाई वैल्यू गुड्स होते हैं, यानी कि जो महंगे टाइप के गुड्स होते हैं, उनके लिए प्रॉपर अरेंज्ड सिक्योरिटी होनी चाहिए। कुछ गुड्स होते हैं जो बहुत कीमती होते हैं, तो उनको क्या होता है, उनको स्टोर करते टाइम हमें प्रॉपर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, कहीं चोरी ना हो जाए, क्योंकि वो बहुत महंगे गुड्स होते हैं और जो भी महंगे प्रोडक्ट होते हैं वो। एप्रोप्रिएट साइनेज इज़ यूज्ड, अब जो भी साइनेज हम यूज़ करते हैं, जो भी साइंस हम यूज़ करते हैं वो एकदम एक्यूरेट होने चाहिए, एकदम सटीक होने चाहिए, उस साइन का मतलब जो भी है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अब हमारे क्वेश्चंस आंसर्स को।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, चलो इन्हें एक एक करके कर लेते हैं। डैश प्रोडक्ट्स अंडर द करेक्ट कंडीशन इज एसेंशियल टू सेफगार्ड दैम एंड मिनिमाइज वेस्टेज। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोरिंग। स्टोरिंग प्रोडक्ट्स अंडर द करेक्ट कंडीशन इज एसेंशियल टू सेफगार्ड दैम एंड मिनिमाइज वेस्टेज। सेकंड है डैश प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोरेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। डैश मटेरियल हैज़ टू बी स्टोर टू एनेबल कंटिन्यूस प्रोडक्शन विदाउट स्टॉपेज। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉ मटेरियल हैज़ टू बी स्टोर्ड टू एनेबल कंटिन्यूस प्रोडक्शन विदाउट स्टॉपेज। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल रहेगा प्रॉपर मात्रा में स्टोर करके रखेंगे तो प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा, स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ है स्टोरेज इज नीडेड टू एडजस्ट डैश एंड सप्लाई ऑफ गुड्स इन द मार्केट। तो इसका आंसर हो जाएगा डिमांड। तो स्टोरेज इज नीडेड टू एडजस्ट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स इन द मार्केट। तो इसके आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये देख लेना आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सो चलिए देखते हैं अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ मटेरियल हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट इज डैश। तो मटेरियल हैंडलिंग और मैनेजमेंट, तो क्या पर्पस होता है इनको हैंडल करने का? ए टू सेव टाइम, टाइम बचाना। बी सेफ्टी ऑफ गुड्स, गुड्स की सेफ्टी करना। सी प्रिवेंट कंडीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउसिंग, उन्हें हर कंडीशन से बचा के रखना। डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे रीज़न होते हैं ताकि इन्हीं सारे रीजंस की वजह से हम अपने गुड्स या मटेरियल को हैंडल करते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। मटेरियल हैंडलिंग सर्विस आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म ड्यूरिंग रिटेलिंग प्रोसेस सच एज अ ए लिफ्टिंग, होल्डिंग, ड्रॉपिंग। बी लोडिंग, अनलोडिंग। सी पोजिशनिंग। डी ऑल ऑफ द अबव। ए बी सी ऑल। सो इसका आंसर भी डी हो जाएगा। ये सारे ही काम हम करते हैं जब हम गुड्स को हैंडल करते हैं। डी इसका भी आंसर हो जाएगा। थर्ड है स्टोरिंग इज डैश। स्टोरिंग क्या है? सो इसका स्टोरिंग क्या है? ए प्रोडक्शन, बी ट्रांसपोर्ट, सी रिटेनिंग गुड्स, डी नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर हो जाएगा रिटेनिंग गुड्स। सी इसका आंसर हो जाएगा। गुड्स को संभाल के रखना, मतलब गुड्स को बचा के रखना, इसका आंसर। फोर्थ है स्टोरेज क्रिएट्स ए टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। बी प्रोडक्शन। सी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। डी नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, देखिए सी तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा प्रोडक्शन, डी तो होगा ही नहीं, फिर बचा ए टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। सो तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम कॉमोडिटीज़ हैव अ रेगुलर प्रोडक्शन एंड ए सीजनल कंजम्पशन। बी रेगुलर कंजम्पशन। सी नन नो कंजम्पशन। डी नन ऑफ द अबव। सो सी और डी तो होने वाला नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए सीजनल कंजम्पशन, ठीक है। सम कॉमोडिटीज़ हैव अ रेगुलर प्रोडक्शन एंड सीजनल कंजम्पशन, ओके। सो इसका हो जाएगा हमारा ए आंसर। वैसे तो ए आंसर होगा पर हमारी बुक में आंसर बी दे रखा है, तो एक बार आप लोग अपने टीचर से कंफर्म कर लेना इसका आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से तो ए होना चाहिए पर बुक में बी दे रखा है, तो एक बार आप टीचर से कंफर्म कर लेना क्या होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरेज ऑफ गुड्स इन नेसेसरी ड्यूरिंग रिसेशन विच मीन्स ए विच मीन्स डैश। ए क्या है? व्हेन देयर इज़ अ लिटिल डिमांड, व्हेन देयर इज़ अ मोर डिमांड, व्हेन देयर इज़ अ लिटिल सप्लाई। डी अदर्स। स्टोरेज ऑफ गुड्स इन नेसेसिटी ड्यूरिंग रिसेशन विच मीन्स लिटिल डिमांड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। सिक्स का आंसर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरेज इज नीडेड टू डैश। ए एडजस्ट डिमांड, डिमांड को एडजस्ट करने के लिए। बी एडजस्ट सप्लाई, सप्लाई को एडजस्ट करने के लिए। सी एडजस्ट डिमांड एंड सप्लाई। डी नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी।
ठीक है। पार्ट सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट क्या है? फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ एनी स्टोर इट इज़ असेंशियल दैट गुड्स आर स्टोर्ड सेफली। तो इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि किसी भी रिटेल स्टोर को स्मूथली रन करने के लिए गुड्स को सेफली स्टोर करना ज़रूरी है। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स, बताइए आप लोग। सो ऑफ कोर्स ये ट्रू होगा। किसी भी रिटेल स्टोर को स्मूथली रन करने के लिए इस गुड्स को सेफली स्टोर करना ज़रूरी है। सो ये ट्रू हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, स्टोरेज मीन्स टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। सो इसका भी आंसर ट्रू हो जाएगा। अगर आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो आप तुरंत ही देख के बता दे रहोगे हाँ ये ट्रू है, हमने ये पढ़ चुके हैं वीडियो पार्ट नंबर 1 में। थर्ड स्टेटमेंट है, स्टोरेज क्रिएट्स बोथ टाइम एंड प्लेस यूटिलिटीज। यस, इसका भी ट्रू हो जाएगा देन। फोर्थ है, सेल्विंग एंड रैकिंग मस्ट बी सूटेबल फॉर स्टोरिंग गुड्स। तो ये भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूज्ड मटेरियल शुड नॉट बी टेकन बैक टू स्टोरेज एरियाज। ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये थे सारे ट्रू फॉल्स। सो नेक्स्ट है हमारा मैचिंग। तो फर्स्ट कॉलम में दे रखा है स्टोरेज। स्टोरेज किससे मैच होगा? स्टोरेज क्या करता है? टेक्निक ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज टेक्निक तो है नहीं। विथ स्पेशल केयर, ये भी नहीं होगा। कंट्रोल टेम्परेचर, ये भी नहीं होगा। सीजनल कंजम्पशन, ये भी नहीं होगा। सो इसका हो जाएगा ये ई हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट का ई। सेकंड क्या कह रहा है? रेगुलर प्रोडक्शन। रेगुलर प्रोडक्शन इसका हो जाएगा सीजनल कंजम्पशन। सेल्विंग एंड रैकिंग टेक्निक है गुड्स को स्टोर करने की। सो इसका हो जाएगा ए, ठीक है, थर्ड का ए। फोर्थ है फूड सेफ्टी सी कंट्रोल्ड टेम्परेचर। उसके बाद है फिफ्थ वन, स्टोर फ्लेमेबल सब्सटेंस विथ स्पेशल केयर। बी हो जाएगा इसका, ठीक है। सो ये सारे जो भी थे क्वेश्चन आंसर थे। बचे ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सो अगर आपने ये दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो देखी होंगी तो आप इनके सारे के सारे के जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सब के आंसर ईजिली दे दोगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर वो नोट्स में ही हैं। आप बस वहाँ पे जाइए और इन क्वेश्चन के आंसर लिख लीजिए अपनी नोटबुक। दैट्स इट। सो अगर आपको किसी भी तरीके का फीडबैक देना है हम लोगों से रिलेटेड तो आप फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अगर इस वीडियो के ज़रिए आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और हाँ सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स और जो भी जान पहचान के हैं उन्हें शेयर करना, उनकी भी हेल्प करना ताकि वो भी समझ सके, ठीक है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।